असली सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। मेरी नंद विद्या जब अपने ससुराल पहुंची तो वह ये देखकर हैरान रह गई कि जो कुछ विद्या ने मेरे साथ किया था वही उसकी नंद पायल उसके साथ कर रही थी। और विद्या ये सोचकर बहुत परेशान हो रही थी कि मैंने जो कुछ भी भारती भाभी के लिए किया वह गलत था। मुझे उनके साथ ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए था। विद्या को अब एहसास हो रहा था। जब विद्या के ससुराल पहुँचते ही पायल ने उसके साथ गेम खेलना शुरू किया। विद्या के तो चारों कोने चित्त हो गए। विद्या का भाई मिथिलेश तो भारती से बहुत प्यार करता था। उसने कभी भारती के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, लेकिन यहाँ विद्या के साथ ऐसा कुछ नहीं था। सिर्फ विद्या ही अरविंद से ज़्यादा प्यार करती थी। अरविंद अपनी बहन पायल की बातों में आ जाता था। अब विद्या की वहाँ पर एक ही सहारा थी, उसकी बड़ी बहन। वही विद्या को सपोर्ट कर रही थी, जबकि विद्या की तो वहाँ पायल ने बहुत बुरी हालत कर दी थी। ये कहानी यहाँ से शुरू हुई थी। मैं जब ब्याह कर अपने ससुराल आई तो मेरी सास मेरी नंद से कहने लगी, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ाओ। मेरी नंद ने ही मुझे सहारा दिया और मेरा भारी भरकम लहंगा संभाल कर मुझे मेरे कमरे के दरवाजे तक ले गई। उसने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। ताज़ा गुलाब के पत्तियों से सारे कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर भी लाल गुलाब के फूलों से दिल बनाया गया था। मेरी नंद कुछ पल दरवाजे पर खड़ी कमरे का जायजा लेती रही, फिर आगे बढ़ी और अपने पाँव से सारे फूलों को मसलने लगी। उसने बिस्तर पर पड़ी चादर को कोने से पकड़कर झटका तो सारे गुलाब फर्श पर बिखर गए। मैं हैरानी से उसे तकती रही। उसने 2 मिनट में कमरे का और बेड का सारा डिज़ाइन खराब कर दिया था। फिर एक गहरी सांस ली और बिस्तर की चादर ठीक की और बड़े प्यार से बोली, आ जाइए भाभी, बैठिए, आपका ही कमरा है। मैं बड़ी मुश्किलों से इतनी भारी बाल्टी उठाकर सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर पहुंची। मैंने एक एक करके कपड़ों का पानी निचोड़कर तार पर फैलाया था। कपड़े फैलाकर फ्री हुई तो मैंने सुख का सांस लिया। मैंने सारे घर भर के कपड़े हाथ से धो डाले थे। वॉशिंग मशीन खराब थी और सबके मैले कपड़े इकट्ठे हो चुके थे। आज मैंने हिम्मत करके सबके कपड़े साथ ही धोकर फैला दिए थे। कपड़े फैलाकर मैं नीचे उतर आई थी। मेरा इरादा कुछ घंटे आराम करने का था। अभी मेरे पति के दफ्तर से आने में काफ़ी वक्त था। मैं आराम करके उनके आने से पहले तैयार होकर उनका स्वागत कर सकती थी। मैं अभी बिस्तर पर लेटी ही थी कि मुझे आंगन में कुछ गिरने की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी उठकर आंगन में आई तो देखकर हैरान रह गई कि जो कपड़े मैंने अभी कुछ देर पहले फैलाकर आई थी उनमें से कुछ गोला बनकर फर्श पर पड़े थे, जैसे छत पर से फेंके गए हों। मैं जल्दी ही भागकर ऊपर पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि दोनों तारों पर फैले हुए कपड़े जमीन पर सने पड़े थे और छत पर फैली मिट्टी खराब हो चुके थे। दूर दूर तक वहां कोई मौजूद नहीं था, मगर मैं जानती थी ये किसका काम था। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई, जबकि मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पिछले 4 घंटे की मेहनत पूरी तरह बर्बाद और ख़राब हो गई थी, मगर अब मैं कर भी क्या सकती थी। रोती धोती उठी, गीले कपड़े दोबारा उठाकर बाल्टी में इकट्ठे करने लगी ताकि उनको धोकर दोबारा से फैला सकूं। मेरा नाम भारती है। घर में सभी मुझे भानु कहकर पुकारते थे। मेरे पापा एक प्रॉपर्टी डीलर थे। वह ज़मीनों की खरीद बिक्री करते थे और मजदूरों को लगाकर इमारत तैयार करवा देते। पापा को इस काम में काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाता था। फिलहाल पापा ने शहर के बीचों बीच एक बड़ा मकान खरीद लिया था, मगर वह बड़ा मकान हम 4 लोगों के लिए ज़्यादा ही बड़ा था। फिलहाल पापा ने उस मकान का ऊपर वाला मंजिल किराए पर उठा दिया। हम 2 बहनें थीं, मगर मेरी बड़ी बहन की कुछ साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब घर में मैं अकेली और मेरा एक भाई था। पापा तो सुबह के गए रात को घर में दाखिल होते थे। हमारे ऊपर वाले मंजिल में काफ़ी किराएदार आते जाते रहते थे। किराएदार हमें तंग करते, कोई किराया ना देता तो कोई बिजली का बिल ज़्यादा इस्तेमाल करता। फिलहाल पापा उन्हें चलता कर देते। मिथिलेश भी हमारे किराएदारों में से ही शामिल था। मिथिलेश पहला किराएदार था जो इतने साल तक हमारे ऊपर वाले मंजिल में टिक गया था। वह हर महीने वक्त पर किराया देता और ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता था, इसलिए बिजली का इस्तेमाल भी कम से कम करता। फिलहाल वह पापा को बहुत पसंद था। वह वैसे भी सुलझा हुआ अच्छा लड़का था। उसका घर तो किसी दूसरे शहर में था, मगर नौकरी की वजह से वह इस शहर में रहता। उसे 1 साल पहले ही नौकरी मिली थी। पहले वह कुछ लड़कों के साथ किसी हॉस्टल में रहा करता था, मगर अब जब उसकी तनख्वाह बढ़ी तो उसने अलग रहने का सोचा और हमारा घर किराए पर ले लिया। उसने अपनी बातों से मेरे पापा का दिल जीत लिया था। पापा उसे पसंद करते थे। जब छुट्टी वाले दिन घर होते तो अक्सर उसके साथ जाकर बैठ जाया करते थे। वह पापा के साथ मज़े मज़े की बातें करता। पापा और उसकी उम्र में काफ़ी फ़र्क था, मगर फिर भी उसकी पापा से दोस्ती हो गई थी। जब पापा को उस पर पूरा भरोसा हो गया तो पापा उसको नीचे भी बुलाने लगे।
वह शाम की चाय पर आता या जब भी घर में कुछ अच्छा खाना पका होता तो पापा उसको खाने पर भी बुला लिया करते थे। वह मम्मी, पापा और मेरे भाई के साथ बैठकर खाना खाता, जबकि मैं रसोई में ही खा लिया करती थी। अब ज़्यादातर ऐसा ही हुआ करता था। मिथिलेश हमारे फ्लोर पर खूब आता जाता था और मेरे छोटे भाई से भी खूब बातें करता था। मेरा छोटा भाई मुझसे काफ़ी छोटा था। वह काफ़ी चंचल था और मिथिलेश की तरह ही खुश मिजाज था। वह आते जाते मिथिलेश से हाय हेलो कर लिया करता था। कभी उसके लिए चॉकलेट तो कभी उसकी पसंदीदा चीज़ ले आया करता। पापा धीरे धीरे मिथिलेश से इतना करीब हो गए कि उन्हें उसमें अपना बेटा दिखाई देने लगा। मिथिलेश हमारे घर के छोटे मोटे काम भी कर दिया करता और मेरे पापा ज़्यादातर घर से बाहर ही रहा करते थे। घर के काम काज के लिए मम्मी को निकलना पड़ता। एक दिन मम्मी सब्जी लाते हुए गिर गई, जिससे उनके घुटने में ऐसी चोट आई कि चलना फिरना उनके लिए मुश्किल हो गया। वे घर में तो चल फिर सकती थी, मगर सौदा वगैरह लाने के लिए दूर तक जाना पड़ता उनके लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में वो मिथिलेश को ही कह दिया करती थी और वे दफ्तर से आते हुए घर का सामान ले आता। एक दिन मिथिलेश, मेरा छोटा भाई, रवि के लिए चॉकलेट लाया तो उसने उसे एक के बजाय 2 चॉकलेट दी और उसको कहा कि एक चॉकलेट भारती के लिए है। रवि मुझे ऐसे ही बताया और एक चॉकलेट पकड़ा दी। मुझे मिथिलेश का मेरे लिए चॉकलेट भेजना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैंने जल्दी ही रवि के हाथ उसकी लाई हुई चॉकलेट वापस भिजवा दी और उसको कहा कि मिथिलेश से कहना कि मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। ऊपर के फ्लोर की सीढ़ियाँ हमारे आंगन से ही होकर ऊपर जाया करता था। जबकि मिथिलेश के दफ्तर से आने का वक्त होता तो मैं ज़्यादातर अपने कमरे में ही होती थी। फिलहाल मेरी और उसकी मुलाकात बहुत कम होती थी, मगर अगले दिन वह दफ्तर से थोड़ा जल्दी आ गया था। मैं आंगन में ही काम में बिजी थी। वह मुझे अकेला देखकर मेरी तरफ को चलाया और मुझसे कहने लगा, अगर आपको चॉकलेट पसंद नहीं है तो मुझे बता दो आपको और क्या पसंद है, मैं आपके लिए वही ले आऊँगा। मैं उसकी हिम्मत पर हैरान रह गई थी। आपको मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैंने गुस्से से जवाब दिया। जो मेरी मम्मी सामान वगैरह मंगवाती रहती हैं उसका एहसान हम पर पहले ही है। मैंने उसके तरफ देखे बिना अंदर कमरे में चली गई। वह अगले दिन भी ऑफिस से जल्दी चला आया था और मुझे देखते ही मेरी तरफ आ गया। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ अगर आपको मेरी बात बुरी लगी। मेरा मकसद आपको तकलीफ़ पहुँचाना नहीं था। उसने साफ शब्दों में मुझसे माफ़ी मांगी थी तो मेरा दिल भी नरम पड़ गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। मुझे समझ नहीं आया मैं उसे और क्या कहूँ। फिलहाल मैं इतना ही कह पाई कि ऐसी कोई बात नहीं। मुझे उसके अंदाज से इतना तो पता लगा कि वो मुझे पसंद करने लगा था। वह भी एक अच्छा और सुलझा हुआ लड़का था। फिलहाल मेरे लिए भी उसके दिल में नरमी पैदा हो गया था। उसे हमारे घर में रहते हुए करीब 2 साल हो चुके थे। इस 2 साल के अंदर में हम सभी घर वाले उसके काफ़ी करीब आ गए थे। मैं भी कब उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरी भी उससे कुछ न कुछ बातचीत हो जाया करती थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वह जल्दी अपनी माँ को मेरे रिश्ते के लिए भेजेगा। मिथिलेश को अपने शहर में नौकरी मिल गई थी। वह हमारा घर छोड़कर अपने शहर में जा रहा था। मैं उसके जाने से बड़ी उदास थी। मेरी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो मेरे करीब चला आया। इसमें परेशान होने की क्या बात है, मैं तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने घर ले जाऊंगा। उसने मुस्कुराकर मुझे तसल्ली दी थी तो मुझे बड़ा आराम मिला। अगले हफ्ते ही वह अपने माँ बाप के साथ हमारे घर आ गया। उसके माँ बाप भी उसी की तरह बिल्कुल सुलझे हुए अच्छे लोग थे। उन्होंने पापा से मेरे रिश्ते की बात की तो पापा क्यों ना मानते। पापा को वैसे ही वो बहुत पसंद था। मेरे पापा भी इस रिश्ते के लिए तैयार थे। उन्होंने मेरी शादी के लिए पहले से ही पैसे जोड़ रखे थे। फिलहाल पैसों की कोई परेशानी नहीं थी। 2 महीने बाद की शादी की तारीख रखी गई थी। हम सब शादी की तैयारी में बुरी तरह बिजी हो गए थे और वक्त गुजरने का पता नहीं चला। सारे काम बड़े अच्छे तरीके से बीत गए। मैं विदा होकर मिथिलेश के घर आ गई। मिथिलेश जिस शहर में रहता था यह हमारे शहर से काफ़ी दूर था। मैं इतने लंबे सफ़र से काफ़ी थक गई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतना लंबा सफ़र किया था। ये हमारे थोड़े बहुत रिश्तेदार जो थे वह हमारे अपने ही शहर में रहा करते थे। फिलहाल मैं कभी भी अपने शहर से बाहर नहीं गई थी। मेरी सास रस्मों में लगी हुई थी जबकि मैं आराम करना चाहती थी। उनको शायद मेरे चेहरे से थकान महसूस हो गई थी। मेरी सास मेरी नंद से कहने लगी, दुल्हन को उसके कमरे में छोड़ आओ। मेरी नंद ने मुझे सहारा दिया, मेरा भारी भरकम लहंगा संभाला और मुझे एक कमरे के दरवाजे तक ले गई। उसने दरवाज़ा खोला तो पूरा कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। ताज़ा गुलाब के पत्तियों से सारे कमरे की सजावट की गई थी। बेड पर भी लाल गुलाब के फूलों से दिल बनाया गया था। मेरी नंद दरवाजे में खड़ी कमरे को निहार रही थी।
फिर आगे बढ़ी और उसने पाँव से सारे फूलों को कुचलने लगी। उसने बिस्तर पर बिछी चादर को कोने से पकड़कर झटका तो सारे गुलाब फर्श पर बिखर गए। मैं हैरानी से खड़ी उसे देख रही थी। उसने 2 मिनट में कमरे का सारा सजावट बिगाड़ दिया। फिर एक गहरी सांस ली, फिर बिस्तर का चादर ठीक की और बड़े प्यार से बोली, आ जाइए भाभी, बैठिए, आपका ही कमरा है। मैं अपनी नंद के इस रवैये पर हैरान रह गई। मुझे नहीं मालूम था कि उसने ये सब क्यों किया। मैं हैरानी से आंखें फाड़े उसे देख रही थी, जबकि वो मुझे नज़रअंदाज करती कमरे से बाहर निकल गई। मैं अभी बिस्तर पर बैठी थी कि मिथिलेश चला आया। वह कमरे में दाखिल हुआ तो हैरानी से इधर उधर बिखरे फूलों को देखने लगा। ये सब करने की क्या ज़रूरत थी? अभी थोड़ी देर तक तो कमरे को सजा रहने देती। उसने मुझे कहा तो मैं सुनकर उठ बैठी। ये सब मैंने नहीं किया। फिर किसने किया? ये तुम्हारी बहन विद्या ने किया है। मैंने उसे सच बता दिया तो वह ज़्यादा हैरान रह गया और वह कहने लगा, तुम मुझसे मजाक कर रही हो क्या? उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया। मिथिलेश, मैं तुमसे मजाक क्यों करूंगी? मैंने नहीं किया, ये सब विद्या ने मेरे सामने किया है। अच्छा चलो छोड़ो, तुम काफ़ी थक गई हो, कपड़े चेंज करके आराम कर लो। उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया तो उसने बात ही बदल दी। आज मेरी शादी की पहली रात थी। मेरे ससुराल में मेरे सास ससुर और एक नंद थी, जबकि मेरी एक शादीशुदा नंद थी। वह तो हमारी शादी के तीसरे दिन ही वापस अपने घर चली गई थी। मेरी नंद विद्या अभी तक कंवारी थी, जबकि वो मिथिलेश से भी बड़ी थी। मेरी सास ने मुझे शादी के अगले हफ्ते ही रसोई का रास्ता दिखा दिया। मैंने घर का सारा काम संभाल लिया। मैं इस बात पर हैरान थी कि विद्या कोई काम नहीं करती थी, मगर वो मेरा काम बिगाड़ने में लगी रहती थी। मेरे पति को मेरे हाथ की पालक पनीर बहुत पसंद थी। अक्सर पापा के घर जब मिथिलेश खाने पर आता तो उसके लिए पालक पनीर बनाया करती थी। मिथिलेश ने मुझसे पालक पनीर बनाने की फरमाइश की तो मैं भी फौरन ही काम में जुट गई। मैंने अपनी तरफ से मसाले डालकर बहुत अच्छा पालक पनीर बनाया। आज उनकी छुट्टी का दिन था, इसलिए मिथिलेश भी घर पर ही थे। मैंने मेज पर खाना रखा और सभी को खाने के लिए बुला लिया। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी, बड़ी जोरों की भूख लग रही थी। पालक पनीर की खुशबू सूंघते हुए मिथिलेश ने पहला चम्मच रखा, मगर उसने फौरन वापस उगल दिया। ये क्या बनाया है? उसने मेरी तरफ देखा तो मैं भी हैरान रह गई। मैंने अपनी प्लेट से एक चम्मच उठाकर मुंह में रखा तो मुझे भी वापस उगलना ही पड़ा। पालक पनीर में मिर्ची इतनी तेज़ थी कि निगलना बड़ा मुश्किल था। मैं हैरान थी। मैंने तो बिल्कुल नाप तोल कर मसाले डाले थे। शायद मुझे यहाँ के चम्मच का अंदाज़ा नहीं था, मगर फिर भी मेरा अंदाज़ा इतना बुरा भी नहीं था कि खाने में मिर्ची इतनी तेज़ हो गई थी। किसी ने भी खाना नहीं खाया। मिथिलेश बाहर से खाना लेकर आए। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, मैं बाजार से कुछ ले आता हूँ, ऐसा हो जाता है। मिथिलेश ने मुझे तसल्ली दी और बाजार से खाना लेने चले गए। उस दिन तो हम सब ने बाजार का लाया हुआ खाना खा लिया, मगर अब अक्सर ही ऐसा होने लगा। मैं पूरे ध्यान से खाना बनाती, मगर कभी मिर्ची तेज हो जाती तो कभी नमक, और कभी इतना पानी होता कि रोटी से खाना दुश्वार हो जाता। मैं परेशान थी। ये सब क्या हो रहा है? मिथिलेश भी हैरान था। वह तो कृपा थी कि उसने पापा के घर में मेरे हाथ का खाना खाया हुआ था, वरना वह भी मेरी सास की तरह यही समझता, शायद मुझे खाना पकाना ही नहीं आता। मेरी सास ने तो 2 हफ्ते बाद ही मेरे सामने हाथ जोड़ लिए थे। देखो बहू, कल से खाना मैं ही पका लिया करूंगी, परेशानी ना ही उठाओ तो अच्छा है। उनके शब्दों से साफ पता चल रहा था कि वह भी मुझसे नाराज हैं। उनकी ऐसी बातों से मैं शर्म से पानी पानी हो गई थी। मैं खाना पकाने से तो गई, मगर मेरे बाकी कामों में भी यही समस्या बार बार हो रही थी। मैं जो भी काम करती, कुछ देर के बाद सब उल्टा हो जाता। कभी मेरा कमरा मुझे बिखरा हुआ मिलता जो मैंने कुछ देर पहले ही समेटा होता। कभी मिथिलेश के कपड़े जो मैंने अभी इस्त्री करके रखे हुए होते वो मुझे जले हुए मिलते। ये सब कौन और क्यों कर रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी। घर में विद्या के अलावा और कोई नहीं था जो ऐसी हरकतें करता। मैं अब ये सब बहुत बारीकी से नोट कर रही थी। मैं ये रात जानना चाहती थी कि वो मेरी दुश्मन क्यों बनी हुई थी। मैंने उसका क्या बिगाड़ा था जो इतनी खतरनाक तरीके से मुझसे बदला ले रही थी। वह सबके सामने इतनी अच्छी बनती थी, अगर मैं किसी को बताती भी तो कोई भी मेरी बात पर भरोसा ना करता। वह सबके सामने मुझे बहुत प्यार और इज्जत से बुलाती और मेरी खातिरदारी में लगी रहती। खाने की मेज पर भी वो मुझे अलग अलग सब्जियां और खाना उठा उठा कर देती। भाभी आप ये खाइए, आप ये खाइए। मैं उसके रवैये पर हैरान थी। वह कितनी चालाक थी कि सबके सामने मेरे साथ इतने अच्छे तरीके से पेश आती थी, मगर मेरे पीठ पीछे मेरी चीज़ों को बिगाड़ देती थी। घर में कोई जिन भूत तो थे नहीं जो ये काम करते। आज विद्या को देखने कुछ मेहमान आ रहे थे। मेरी सास ने कहा कि तुम रसोई में मेरी मदद करवा देना। मैं जैसे ही कमरे से बाहर निकली, मेरी सास ने मुझे बताया तो मैं मेहमानों की आने की तैयारी में लग गई।
मेरी सास ने हर चीज़ को खुद ही तैयार किया। मैं बस उनकी मदद करवाती रही। मेहमानों के आने के बाद भी मैं ज़्यादा वक्त रसोई में बैठी रही, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कोई चीज़ खराब हो और मेहमान नाराज़ होकर जाएं। दरअसल मैं चाहती थी कि विद्या को लड़के वाले पसंद कर जाएं और उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए और वह इस घर से विदा होकर चली जाए, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी नर्क बना रखी थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो गया था। मेहमान भी खुशी खुशी वापस लौट गए थे। मैं भी खुश थी। आज उसने कोई गड़बड़ नहीं की थी। इसका मतलब था कि विद्या इस शादी के लिए तैयार थी। मैंने मेज पर खाना लगाया तो विद्या को बुलाने उसके कमरे में चली गई। वह फ़ोन पर किसी से बात करने में बिजी थी। मिथिलेश मेरा भाई उसे डिवोर्स देने वाला नहीं। मैंने बहुत कुछ करके देख लिया। अब जो करना है तुमने करना है। मैं कुछ नहीं जानती। उसकी बात सुनकर मैं धक से रह गई थी। न जाने वो किससे बात कर रही थी, मगर वो मुझे मिथिलेश से डिवोर्स क्यों दिलवाना चाहती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई तो उसने जल्दी से फ़ोन बंद कर दिया, मगर मेरे कान जो कुछ सुन चुके थे मैं उस पर यकीन करने को तैयार नहीं थी। इसलिए मैंने उसे डायरेक्ट ही पूछ लिया, तुम क्यों मुझे डिवोर्स दिलवाना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी बात सुनकर वह हैरान रह गई। मैं आपको डिवोर्स क्यों दिलवाऊंगी भाभी? ये आप कैसी बातें कर रही हैं? वह फिर से वैसे ही मासूम बन गई थी जैसे वह सबके सामने बनती थी। देखो विद्या, मैं सब जानती हूँ तुम जो कुछ करती आई हो, पर आज तुम्हें मुझे सच सच बताना होगा। भाभी, मैं आपकी बात नहीं कर रही थी। वह हमारे ही कॉलेज फ्रेंड है जिनके बारे में मैं बात कर रही थी। उसका नाम भी मिथिलेश है। उसने अपने क्लासमेट से ही शादी की थी। मैं उसकी बात कर रही थी। उसने इतने आराम से बातें बनाई कि मैं कुछ कह ना सकी और चुपचाप उसके कमरे से वापस पलट आई। विद्या मेरी सोच से भी ज़्यादा होशियार थी। उसने आज तक मुझे कोई ऐसा मौका नहीं दिया था कि मैं उसे रंगे हाथों पकड़ सकती, मगर मैंने भी ठान ली थी कि मैं अब इसका राज फास करके ही रहूंगी। आखिर कब तक वो मुझे यूं ही अपनी जाति का निशाना बनाती रहेगी? मिथिलेश को मेरे हाथ का रसगुल्ला बहुत ज़्यादा पसंद था। मैंने रसगुल्ला बनाकर फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया, मगर मुझे मालूम था कि विद्या जरूर कोई गड़बड़ करेगी। फिलहाल मैं मिथिलेश को लिए अपने कमरे में छुपकर खड़ी हो गई। वह भी हैरान था, ये सब क्या हो रहा है, मगर मैंने उसको चुप रहने का इशारा किया। थोड़ी ही देर में विद्या दबे कदमों से मुझे रसोई की तरफ जाते हुए दिखाई दी, तो मैं भी मिथिलेश का हाथ पकड़े उसके पीछे पीछे चली आई। उसने मेरे सोच के हिसाब से ही सबसे पहले फ्रिज से डोंगा निकाला और इधर उधर देखते हुए उसे सेल्फ पर रखा। मैं और मिथिलेश रसोई के बाहर खड़े थे। विद्या ने नमक का डब्बा निकाला और रसगुल्ले के डोंगे में करीब आधा डब्बा नमक डाल दिया। उसने नमक डालकर जैसे ही डोंगा उठाया, मैंने मिथिलेश का हाथ पकड़कर रसोई में दाखिल हो गई। विद्या रंगे हाथों पकड़े जाने पर उसके चेहरे की रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई। उसके पास कोई बहाना न था जो उस वक्त बनाती। मैंने वहीं खड़े खड़े उसके सारे कारनामे को मिथिलेश को सुना दिया जो मेरे साथ करती आ रही थी। ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैंने ऐसा कभी नहीं किया। वैसे ही मासूम बन गई और वह ऐसे बनावटी शब्दों में बोली जिसमें वह अक्सर मुझसे बात किया करती थी, मगर मिथिलेश ने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। अब वह उस पर विश्वास करने वाला नहीं था। तुम ये सब कुछ अरविंद के लिए कर रही हो ना? उसने गुस्से से पूछा तो मैं चौंक गई, जबकि विद्या चीख उठी थी। हाँ, मैं उसी के लिए ये सब कर रही हूँ। तुम्हारी वजह से मेरा रिश्ता टूटा है, वरना आज मैं भी अपने घर की होती। उसका शब्द इस तरह तीखा था, मैं हैरान रह गई। मैंने आज तक कभी उसे इस तरह बोलते हुए नहीं देखा था। वह तो हमेशा से ही बहुत धीमी आवाज़ में बात करती, मगर उसका असली रूप अब सामने आया था। तुम सीधी तरह से इस लड़की को डिवोर्स दो और पायल से शादी करो, ताकि मेरा और अरविंद का रिश्ता भी दोबारा जुड़ जाए। उसने उंगली उठाकर मिथिलेश को धमकाया और पहली बार उसने अरविंद का नाम बताया। मेरे सास ससुर भी वहीं आ गए। ये चाहती है कि मैं भारती को डिवोर्स दूं, इसलिए आज तक ये भारती के काम बिगाड़ती आई है। मिथिलेश ने एक ही सांस में मेरे सास ससुर को वह सारी हकीकत बता दिए। वह भी परेशान थे। तुम ये सब कुछ करती आई हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? मेरी सास ने उसे डांटा तो वह ढीठ बन गई। और जो कुछ मेरे साथ इसने किया वह आपको नजर नहीं आता? आप तो अपनी बहू को अपनाकर खुश हो गई हैं। ये अपनी पसंद से लड़की ले आया है। आप अपनी बेटी की उदासी और उसका उजड़ापन आपको नजर नहीं आता? वह इतनी तेज चिल्ला रही थी, उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। देखो विद्या, अगर मुझे पायल से ही शादी करनी होती तो मैं पहले ही शादी कर लेता। मिथिलेश ने अब की बार उसे धीमी आवाज में समझाना चाहा था। शायद उसके आंसू मिथिलेश के दिल को नरम कर गए थे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं भारती से शादी करके उसको तलाक दूं और फिर पायल से शादी करूंगा? ऐसा मुमकिन नहीं है। तुम अरविंद को भूल जाओ
और जो तुम्हारे लिए रिश्ता आ रहा है उनके लिए हाँ कर दो। ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अरविंद के अलावा किसी और से शादी नहीं करूँगी, और अगर तुमने इसको डिवोर्स देकर घर से ना निकाला तो मैं इसको जान से मार दूंगी। उसने तो गुस्से से मेरे चेहरे पर नज़र गड़ाकर कहा। मैं डर गई। मैं वहाँ से गुस्से में बल खाती हुई चली गई थी। पायल कोई अनजानी नहीं थी, वे विद्या की बड़ी बहन की नंद थी और विद्या अपनी बड़ी बहन के देवर से मोहब्बत करती थी, और ये रिश्ता मेरी बड़ी नंद लेकर हमारे घर आई थी। दोनों की अदला बदली शादी थी। मेरी नंद विद्या उनके घर में जा रही थी और उनकी बेटी पायल मिथिलेश के लिए आ रही थी। विद्या अरविंद को मोहब्बत करती थी, मगर मिथिलेश को पायल एक आंख नहीं भाती थी। ना तो वह पढ़ी लिखी थी और ना ही उसके अंदर कोई मैनर्स था, बल्कि वो बेहद झगड़ालू और फसादी लड़की थी। इसलिए मैंने पायल से शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया था, मगर मम्मी पापा मुझसे नाराज़ हो गए। क्योंकि रिश्ता पहले से तय हुआ था, इसलिए मैं नाराज़ होकर घर से चला गया और दूसरे शहर में काम करने लगा था। मेरा रिश्ता टूटने की वजह से विद्या का रिश्ता भी टूट गया, जो कि हमेशा से अरविंद के नाम पर बैठी हुई थी। मुझे एहसास था मैंने गलत किया, मगर मैं क्या करता। मेरा दिल पायल से शादी के लिए राज़ी नहीं था, इसलिए मैंने मना कर दिया। मगर उसका मतलब ये नहीं था वे लोग विद्या से भी रिश्ता ख़त्म कर दे। जब पायल की कहीं और शादी हो गई थी तो मेरे मम्मी पापा ने मुझे माफ़ कर दिया। उन्होंने मुझे वापस घर बुला लिया, इसलिए मैं ये नौकरी छोड़कर यहाँ पर चला आया और माँ पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया। क्योंकि पायल की शादी हो चुकी थी, इसलिए मम्मी पापा मेरी शादी करना चाहते थे और इसलिए उन्होंने मेरी शादी तुमसे करवा दी। मेरे मम्मी पापा तो इस रिश्ते के लिए राज़ी थे, मगर विद्या राज़ी नहीं थी। उसने घर में बहुत लड़ाई झगड़ा किया था। मैं तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आया, मगर मुझे नहीं मालूम था वह तुम्हारे लिए इतनी मुश्किलें खड़ी करेगी। वह अभी तक अरविंद को नहीं भूली, जबकि अरविंद से अच्छे अच्छे लड़कों का रिश्ता विद्या के लिए आया। पायल की जहाँ शादी हुई थी वे वहाँ से डिवोर्स लेकर घर आ गई थी, और विद्या ये चाहती थी कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ और पायल से शादी करूँ, ताकि उसकी और अरविंद की भी शादी हो सके। मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। मिथिलेश ने मुझे सारी बात बताई तो मेरी समझ में पूरी कहानी आ गई थी। मगर अब क्या होगा, वह मुझे कोई न कोई नुकसान पहुंचा सकती है। मिथिलेश भी सोच में पड़ गया और कहने लगा, हम दोनों को यहाँ से जाना पड़ेगा और हम कहीं और जाकर रहते हैं। जब मम्मी पापा विद्या के बारे में कोई फैसला कर लेंगे फिर वापस लौट आएंगे। मिथिलेश ने जब ऐसा कहा तो मेरे सास ससुर इस बात पर राजी ना थे और ना ही मैं तैयार हुई। तुम अपने घर के इकलौते बेटे हो, अपने माँ बाप को छोड़कर कहाँ जाओगे? बिल्कुल ठीक नहीं है, इसका कुछ और रास्ता निकालो। मैं मिथिलेश और पायल की शादी के लिए राजी हो गई। मैंने विद्या से कहा तो वो बड़ी हैरानी से मुझे तकने लगी। उस दिन के बाद से विद्या 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। मेरी सास उसका खाना उसके कमरे में पहुंचा देती, जबकि मैं उसके बाहर निकलने का इंतज़ार में थी। आज वह रसोई में किसी काम से आई तो मैं भी उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और मैंने उसको ऐसे शब्द कहे, उसे मेरी बात पर यकीन ना आया। मेरी बस एक शर्त थी, वो ये कि मुझे डिवोर्स ना दी जाए। मैं तुम्हारे खातिर पायल को सौतन बनाने के लिए तैयार हूँ और उसको बर्दाश्त करने के लिए भी। वह हैरानी से मुझे देख रही थी। शायद उसे मेरी बात पर यकीन नहीं आया था, इसलिए चुपचाप वहाँ से चली गई। मगर मैंने भी अब ठान लिया था कि जो हो जाए अब इस काम को उसके अंजाम तक पहुँचाना ही होगा। इसलिए मैंने अपने सास ससुर को पायल का रिश्ता लेकर जाने के लिए मना लिया। मिथिलेश को मैंने पहले ही मना चुकी थी। मेरे सास ससुर मिथिलेश का रिश्ता लेकर पायल के घर पहुंच गए। रिश्ता इस शर्त पर किया गया, अरविंद की शादी विद्या से तय हो गई, पायल की शादी मिथिलेश से। जैसा कि ये शादी पहले से ही तय था, लेकिन अब तो पायल तलाकशुदा थी। मगर पायल ने इस शादी से साफ मना कर दिया था। मुझे पहले से उम्मीद थी। मैंने उसके बारे में मिथिलेश से जो कुछ सुना था उसके हिसाब से जानती थी वह कभी भी सौतन पर शादी करने के लिए राजी नहीं होगी। पायल ने जब इस रिश्ते से मना किया तो मैंने भी सबके बीचों बीच बैठकर कहा कि जब मैं अपने पति को उससे बांटने के लिए तैयार हूँ और पायल एक तलाकशुदा होने के बावजूद भी एक शादीशुदा आदमी से शादी क्यों नहीं कर सकती। विद्या भी वहीं बैठी हुई थी। उसको अच्छी तरह से अब एहसास हो गया था कि उसकी भाभी उसके खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी देने चली थी। पायल के घर वाले भी इस बात पर खुश थे कि मेरे सास ससुर खुद अपने बेटे मिथिलेश का रिश्ता लेकर पायल के लिए गए हैं। भले उसको मिथिलेश की दूसरी बीवी बनना ना था, मगर मेरे सास ससुर उसको अपनी बहू बनाने को तैयार थे। पायल के मना करने से विद्या बुरी बनी थी, जबकि मेरी इज्जत और कदर सबके दिल में और बढ़ गई थी। मैंने जो गेम खेला था उसमें मैं पूरी तरह से जीत गई थी।
पायल के माँ बाप की मेरे सास ससुर से नाराजगी दूर हो गई। उन्होंने अपने बेटे अरविंद का रिश्ता विद्या के लिए मांग लिया। मिथिलेश की शादी तो पायल से ना हो सकी, मगर अरविंद विद्या के अगले ही महीने शादी की तारीख और उसकी विदाई का दिन रखा गया था। विद्या और अरविंद की शादी तो हो गई और वे विदा होकर अपने ससुराल चली गई। वह मेरा धन्यवाद करते हुए नहीं थकती थी। मैं उसके खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी देने को तैयार थी, जबकि वह अपने पिछले व्यवहार के लिए बहुत शर्मिंदा थी। मैंने उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि जीत तो मेरी ही हुई थी, इसलिए मुझे किसी के खिलाफ दिल में दुख भरने की क्या ज़रूरत थी। बस मेरी ये भगवान से प्रार्थना होती थी कि विद्या और अरविंद खुश रहें और उनके रास्ते में पायल ना अड़ी रहे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।